हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम जीएस एकेडमी में। माय डियर, आज प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। यहां से हम आपके लिए टॉप 33 यानी 33 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। ये 33 महत्वपूर्ण सवाल को अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐतिहासिक स्रोत से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा का सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। बस ये 33 सवाल ही इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल तो बहुत सारे सैकड़ों बन सकते हैं, लेकिन ये 33 सवाल जो है वो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है और एकदम इनफ है। तो ये 33 सवाल आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। सबको अच्छे ढंग से समझाते हुए सारी डिटेल के साथ हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये 4 स्रोत हैं। पहला कह रहा है साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत, दूसरा कह रहा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक स्रोत, ठीक है, या ग्रंथ कहिए, विदेशी यात्रियों के विवरण से, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी इसमें से साहित्य से भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिला है, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों से, वेद ग्रंथ सब कुछ से मिला है। और विदेशी यात्री जैसे चीनी यात्री वैन सॉन्ग आए, ठीक है, इब्न बतूता आया, मतलब हर वो टॉपिक यानी पहला दूसरा तीसरा इन तीनों जगह से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिली है। तो सीधे सीधे कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें हमारे इतिहास की जानकारी साहित्य, ऐतिहासिक, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी आए, चाइना से आए, ठीक है, ईरान से आए, सब जगह से आए, सबने भारत के बारे में लिखा, भारत ऐसा है। इब्न बतूता आया मोरक्को से, इससे पहले बहुत सारा नहीं, इति सिंह आए थे, तो सबने भारतीय इतिहास की जानकारी। तो मतलब ये तीनों, आपका आंसर यही होगा, उपयुक्त सभी से, मतलब सभी जगह से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिली है। दूसरा कह रहे अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खगोल शास्त्र से, नीति शास्त्र से, आयुर्वेद से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पहले तो आप ये समझिएगा कि सर ये अष्टांग हृदय है क्या। तो कहिएगा सर ये अष्टांग हृदय जो है ये आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। क्या हो जाएगा, आयुर्वेद का ये बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, और जिसकी रचना जो है वो बाघभट्ट ने की थी। किसने की थी? रचना जो की थी, इसकी रचना जो है वो बाघभट्ट ने, किसने की थी? बाणभट्ट नहीं, बाघभट्ट ने की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो आधा स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है कि सर ये अष्टांग हृदय है क्या। तो कहिएगा सर अष्टांग हृदय संहिता जो है ये आयुर्वेद का सबसे प्रमुख ग्रंथ है ये, समझ रहे ना, ग्रंथ है। और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था बाघभट्ट। यहां तक क्लियर है? 2 सवाल। यहां से हम आगे बढ़े जी, बिल्कुल। इनका पूरा नाम है महर्षि बाघभट्ट, महर्षि बाघभट्ट, याद रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर क्या होगा कि भाई अष्टांग हृदय का संबंध किससे? आयुर्वेद से। यह आयुर्वेद का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने, ईरानियों ने, शकों ने, या कुषाणों ने? तो याद रखिएगा कि भाई ईरानियों ने सबसे पहले इसका आक्रमण किया था। एक वंश था बाबू, हकमनी वंश, हकमनी वंश के शासकों ने इस पर आक्रमण किया था भारत पर। तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो हकमनी वंश के शासकों के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था भाई? तो पहला आक्रमण जो हुआ था वो साइरस के द्वारा हुआ था, साइरस, ठीक है। पहला आक्रमण जो हुआ था वो साइरस के द्वारा हुआ था 550 बीसी में, 550 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। परंतु ये जो आक्रमण हुआ ये असफल रहा, ठीक है ना, असफल रहा, ये जीत नहीं पाया, भारत पर अधिकार नहीं कर पाया। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल है कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण क्या? ये मत सोचना कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ, इससे पहले बहुत सारा ईरानियों ने आक्रमण किया था। ईरान का एक वंश था जिसका नाम था हकमनी वंश, वहां के एक राजा थे, राजा साइरस, ठीक है। इन्होंने 550 कहीं 560 रहता है इसके आसपास इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, परंतु वो आक्रमण सफल नहीं रहा, असफल रहा। दूसरा आक्रमण जो है
ये दूसरा आक्रमण करने वाले ईरान के ही शासक थे, हकमनी वंश के ही शासक थे, डेरियस प्रथम। कौन थे भाई? डेरियस प्रथम। कौन थे? डेरियस प्रथम। और ये आक्रमण भारत पर लगभग 516 ईस्वी में हुआ और ये एक सफल आक्रमण रहा। और आक्रमण के बाद, जीतने के बाद सिंध के क्षेत्र को इन्होंने अपना अधिकार बना लिया। सिंध क्षेत्र में अधिकार जमा लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण तो कहेंगे ईरानियों ने, यूनानी नहीं, ईरानी, सेकंड बी ऑप्शन। और ईरानियों में कौन सा वंश? तो कहेंगे हकमनी वंश। हकमनी वंश में भी दो शासक ने आक्रमण किया। पहले साइरस किया था 550 ईसा 560 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन वो असफल रहा, वो जीत नहीं सका, भारत को जीत नहीं सका। दूसरा आक्रमण डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था 516 ईसा पूर्व में, सब 20 ईसा पूर्व में ही है, ठीक है। परंतु ये आक्रमण भारत पर सफल रहा और सफल होने के बाद, मतलब जीतने के बाद क्या किया इन्होंने? भारत का क्षेत्र, जो सिंध क्षेत्र जो अभी पाकिस्तान में चल गया, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेल करिए। चलिए थोड़ा सा हम इधर कर दे इसको। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेल करिए। अब देखिए महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम, मृज्जकटिकम और नीति शास्त्र, ये सब आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा। बताइए जा जल्दी जल्दी। तो याद रखिएगा महाभाष्य के लेखक जो है भाई पतंजलि साहब थे। महाभाष्य के लेखक कौन है? अब आप पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से खगोलिएगा तब ना समझ में आएगा कि महाभाष्य के पतंजलि साहब थे। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, ठीक है। मृज्जकटिकम शूद्रक और नीति शास्त्र कामंदक, यही बचा है। तो ये आपका देखिए दो हमको एकदम कंफर्म था, ठीक है, तीन कंफर्म था। ये नीति शास्त्र वाला हम कंफ्यूज थे थोड़ा। बाकी महाभाष्य के लेखक पतंजलि साहब थे। मालविकाग्निमित्रम, ये तो एकदम फेमस किताब है, फेमस पुस्तक है कि मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना है, ठीक है। और मृज्जकटिकम ये भी फेमस है, शूद्रक इसके लेखक थे। एक नीति शास्त्र का था जिन्होंने कामंदक इसकी रचना की। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4। आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। बोलिए जितने भी सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यकीन मानिए ये 33 सवाल, बस ओनली ऑन 33 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपकी नैया जो है वो हम पार लगा देंगे। यहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। हम आपको चैप्टर वाइज लाएंगे और सिर्फ उन्हीं सवालों को लेकर आएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, एग्जाम से रिलेटेड होगा। देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेल नहीं है? पहला है ईश्वर वर्मन, जौनपुर प्रशस्ति अभिलेख इन्होंने लिखा था। सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्नाक अभिलेख और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। देखिएगा जब आप अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा अभिलेख किसने, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ताम्र, पूरा अभिलेखों का पूरा ज्ञान होगा ना, तो आप ये जानिए कि ये जो सर्ववर्मन साहब थे इन्होंने गया ताम्रपत्र अभिलेख, मतलब इनके द्वारा कोई ऐसी अभिलेख की रचना हुई नहीं थी। तो कह रहे इनमें से कौन सुमेल नहीं है, मतलब कौन गलत है, सीधे सीधे कहिए कौन गलत है। तो कहेंगे सर आंसर बी होगा। भरोसा रखिए सर्ववर्मन ने गया ताम्रपत्र अभिलेख की रचना नहीं की, बाकी ईश्वर वर्मन ने जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख की रचना की, जीवित गुप्ता द्वितीय ने दैव वर्नाक अभिलेख की रचना की, ईशान वर्मन ने हरहा पाषाण अभिलेख की रचना की। लेकिन ये गलत है बाबू। तो आपके प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का उत्तर 2 होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगा, ये मेरा वादा है। हिस्ट्री में हर चैप्टर को हम लेकर आएंगे और एकदम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, फालतू बकवास नहीं करना है। दूसरा, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? तो देखिए ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत किस स्रोत से मिलता है, वही मुझे लगा, अभिलेख तो हो ही गया। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी, तो देखिए मौर्य काल में जो जानकारी मिला था, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अभिलेखों के द्वारा मिला था इनके बारे में जानकारी। तो मौर्यकालीन इतिहास, ठीक है, मौर्य काल का जो इतिहास था इसके बारे में सर्वाधिक जानकारी जो है वो अभिलेखों के द्वारा मिला था। किनके द्वारा? अभिलेखों के द्वारा, बौद्ध ग्रंथों के द्वारा नहीं,
तत्कालिक मुद्राओं के द्वारा नहीं, पुरातत्वों के द्वारा नहीं, सिर्फ अभिलेखों के द्वारा इसकी, यानी बौद्ध कालीन जो भी इतिहास रहा उसकी पूरी जानकारी अभिलेखों के द्वारा। एग्जाम के लिए जैसे देखिए अभी टीआरई 4 आ रहा है, एकदम आप हमारा चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। टीआरई 4 में एक भी 40 में 40 आएगा, मेरा वादा है। अगर आपका 11 12 में 80 है तो 80 में 80 आएगा, मेरा वादा है। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी है और इंपॉर्टेंट है, हमारे द्वारा सजेस्ट किया गया क्वेश्चन है, भरोसा रखिए। ठीक है, अगला सवाल, पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? यूनानियों के संपर्क के बाद, ईरानियों, उपयुक्त में से दोनों के संपर्क के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो कहिएगा सर, पश्चिम भारत में अगर खरोष्ठी लिपि की बात की जाएगी तो कहेंगे ईरानियों के संपर्क के बाद। ठीक है ना, किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ? तो ईरानियों के संपर्क, जब ईरानी संपर्क में आए तब खरोष्ठी लिपि का आविष्कार हुआ और इसका ये प्रचार प्रसार में आया था। ठीक है, हाँ, जितने भी सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर बनता है, ठीक है, जरूर करिएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन इधर रहना चाहिए था, हमको लग रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन इधर रहना चाहिए था। देखिए क्या कह रहा है, चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेल कीजिए। चीनी यात्री फाहियान, वैनसोंग, इति सिंह, चाऊ जू कुआ। ठीक है, चोलकालीन, हाँ, तो आपको बताना, अरे भाई 1 2 3 ये 4 थोड़ा और इधर रहना चाहिए था। कैसे टाइपिंग किया टीम में, एक सिस्टम से रहना चाहिए ना, 4 को यहां से रहना चाहिए, चोलकालीन इतिहास। तो देखिए चोलकालीन इतिहास, ठीक है ना, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 8 नंबर प्रश्न कौन करेगा सबसे पहले उत्तर, बताइएगा। तो देखिएगा, चीनी यात्री फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में आया था और वो राजनीतिक स्थिति को लिखा था, तो बिल्कुल सही है। हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से होगा, पता है क्या आपका, देखिए चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में इसने वर्णन किया था। वैनसोंग हर्षवर्धन के समय में राजनीतिक स्थिति का वर्णन कर रहे थे। ठीक है ना, इति सिंह उन्होंने वेशभूषा और खान पान के ऊपर चर्चा किया। और चाऊ जू कुआं जो है वो चोलकालीन, मतलब चोल काल में आया था, चोलकालीन इतिहास। तो हमको लग रहा है कि 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। हाँ, सी इज द राइट आंसर, सी इज द 100% राइट आंसर। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। बढ़े आगे, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। डन। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, हेनशोंग हर्षवर्धन के काल में आया था, इति सिंह वेशभूषा और खान पान के लिए फेमस था। ठीक है, मतलब इसने इस चीज की जानकारी अपने किताबों में लिखा था। तो चाऊ जू कुआं बच गया, तो भाई चोल काल में आया होगा, वो चोलकालीन इतिहास की बात जानकारी दे रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? चलिए बताइए जल्दी फटाफट। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है सवाल, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वैदिक पनी जो थे वो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे बाबू। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल ये भी है कि ऋग्वैदिक काल में जो पनी होते थे वो किस वर्ग के नागरिकों को पनी कहा जाता था? तो जो व्यापारी वर्ग के नागरिक होते हैं ना, उनको पनी कहा जाता। सबका अपना अपना नाम था ऋग्वैदिक काल में। आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता 2 भागों में था, एक उत्तर वैदिक काल था, एक ऋग्वैदिक काल था। नहीं, तो ऋग्वैदिक काल जब चल रहा था तो ऋग्वैदिक काल में पनी किसको कहा जाता था? तो जो व्यापारी वर्ग के लोग थे ना, उनको पनी कहा जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? बहुत बढ़िया सवाल है जी। ठीक है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो कहेंगे सर मेगास्थनीज। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहे निम्न में से किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम क्या है भाई? इंडिका। इंडिका में इस बात का वर्णन किया। ठीक है, इंडिका में, अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, पाटलिपुत्र को। ठीक है, अपनी पुस्तक इंडिका में, सीधे लिख देता हूं मैं वर्णन। ठीक है,
वर्णन किया। किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने क्या बोला पाटलिपुत्र को? पाटलिपुत्र मतलब अभी का पटना, बिहार की राजधानी। जी हाँ, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कहे तो क्वेश्चन हम छाट के लेकर आए हैं आपसे, और हर चैप्टर में छाट छाट के ही पढ़ाएंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आदि काव्य की रच संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है भाई, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रामायण जो है वो संस्कृत का पहला महाकाव्य है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत का यह पहला महाकाव्य है। संस्कृत का यह पहला महाकाव्य है। कौन? रामायण संस्कृत का यह पहला महाकाव्य है। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? तो रामायण को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि यह संस्कृत का पहला महाकाव्य है, इसलिए इसको आदि काव्य की संज्ञा दी गई। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके। अच्छा, एक चीज और बोलना था मुझे, इसकी रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। ये तो छूट ही गया था भाई, मेन पॉइंट तो छूट ही गया, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है भाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए सत्यमेव जयते, तो भाई सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसको भारत ने अपना आदर्श वाक्य अपनाया, आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। सत्यमेव जयते देखते हैं सब जगह लिखा रहता है, आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। अब सवाल है कि सर आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया? तो वही जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत ने इसे अपना आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बोलो जल्दी, मुंडकोपनिषद से। और इसको भारत ने अपना आदर्श वाक्य कब अपना लिया? 26 जनवरी 1950 को कहा गया कि सत्यमेव जयते जो है ये हमारा आदर्श वाक्य होगा। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न कह रहा है भाई बुद्ध चरित्र के। देखिए एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके लेखक। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ठीक है, हर्ष चरित्र, ये हर्ष चरित्र होगा, हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट। ठीक है, विक्रमांग देव चरित्र, विक्रमांग देव चरित्र, और आई थिंक 13 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया सवाल है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ये हमको लग रहा है कि विक्रमांग देव चरित्र के लेखक जो होंगे वो बिल्हन होंगे। ठीक है, और 4 का 4 होगा। ठीक है, पद्मगुप्त। ठीक है, नव सह संक चरित, गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग, खैर कोई बात नहीं। इसके आंसर क्या होंगे? पद्मावत होंगे, पद्मगुप्त होंगे। यानी 13 नंबर 1 का 3, 2 का 2, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ? ठीक है, 13, 1 का 3, अच्छा 2 का 1, हाँ ठीक है, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, बी इज द 100% राइट आंसर। यानी आपके प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये 33 सवाल आप पढ़ के जाइए। ठीक है, सवाल है निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय के लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा गया है कि यह एक, इस पुस्तक के लेखक को अज्ञात माना गया है, लेकिन इससे जो ये लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी में, ये हिंद महासागर में जो व्यापार हो रहा था ना, इस पुस्तक में एकदम पूरा पूरा लिखा हुआ है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है? कहेंगे सर अज्ञात है, आज तक नहीं पता चला कि इस पुस्तक को लिखा किसने। लेकिन जो समुद्री मार्ग के द्वारा जो उस समय का व्यापार हो रहा था ना, उसकी पूरी जानकारी इस पुस्तक में थी। ठीक है, तो क्या आंसर मारेंगे? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला सवाल, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त है? भाई अभिलेखों का जनक ही कहा जाता है सम्राट अशोक को।
अभिलेखों का जनक ही कहा जाता है सम्राट अशोक को। तो सबसे पहला कहिए या सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में अशोक का मिला है, ठीक है। किसका मिला है भाई? अशोक का। अगला, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों से सोहल महाजनपदों का उल्लेख है? तो सोहल महाजनपदों का अगर उल्लेख की बात करेंगे, ठीक है, प्राचीन काल में किन ग्रंथों से सोहल अभिलेख? तो देखिए अंगुत्तर निकाय से भी मिला है और भगवती सूत्र से भी मिला है ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद रखिएगा ये जो आपका है ना सोहल महाजनपद, एक महाजनपद था सोहल महाजनपद, उसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में भी हुआ है और भगवती सूत्र में भी हुआ है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में इसकी चर्चा की गई है सोहल महाजनपद में, ठीक है ना। हाँ, ये जैन धर्म का हुआ, ये बौद्ध धर्म का हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई कि भाई प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में सोहल महाजनपद का उल्लेख हुआ है? एक महाजनपद था सोहल महाजनपद। तो अंगुत्तर निकाय में भी इसकी चर्चा हुई है, भगवती सूत्र में भी इसकी चर्चा हुई है। चलिए, सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम जो है जेम्स प्रिसेप साहब ने किया था। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम जेम्स प्रिसेप के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम वाक्य अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि साहब थे। प्राचीनतम वाक्य अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि साहब थे। कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। जितने भी क्वेश्चन है देखिए क्या लग रहा है एनर्जी आपके अंदर, यहाँ सर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है आपने। ये देखिए एक और बेहतरीन सवाल आ गया है आपके स्क्रीन पर। ये सब देखने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आता है बॉडी में कि हाँ भाई क्वेश्चन कर ले। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है। ये सब जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा ना, हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए फ्री में एकदम पूरा। हमने आपके चैनल ड्रीम जीएस एकेडमी पर, जी हाँ, ड्रीम जीएस एकेडमी पर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया है, मिडाइवल पढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा आपको लेक्चर एकदम डे बाई डे एकदम रहेगा। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं एकदम, पाषाण काल से लेकर पूरा चोल साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा A to Z। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा, भरोसा रखिए। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको चैनल पे पढ़ा दिया है, बस आपकी जरूरत है रिकॉर्डेड पढ़ने की। लाइव पढ़ा दिया, रिकॉर्डेड पढ़ते रहिए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खाल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख, अच्छा ये एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया था। कहा गया कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी है। समुद्रगुप्त को जो है ना, इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, बोलिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, और एहोल अभिलेख ये सबसे फेमस है बाबू, ये फेमस है। हाथी गुम्फा, जूनागढ़, ये सब फेमस है। हाथी गुम्फा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 1 नंबर होगा। यानी 19 नंबर प्रश्न का पहला ही आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की बात करें। एक और बेहतरीन, CU की नामक यात्रा विवरण, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। CU की, चीनी यात्री फाहियान, CU की का यात्रा वृत्तांत जो है, ये सब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक जितना क्वेश्चन हम पढ़ाए ना, उसमें हर क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल आपको मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया है, जो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, ठीक है ना। तो CU की नामक यात्रा विवरण जो है वो फाहियान के से संबंधित है। आगे बात करेंगे। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारा बैच, सिर्फ जीके जीएस के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, करेंट, हर चीज का बैच आपको, रेलवे का, एसएससी का, डिफेंस का, ऑल बिहार स्पेशल बैच आपको सब मिल जाएगा। रेलवे स्पेशल बैच, फाउंडेशन बैच, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिए, विजिट करिए। देखिए लाखों बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, फिर आप क्यों पीछे हैं? एक अच्छी रेटिंग है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, फिर आप क्यों पीछे हैं? आप भी आइए, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे फ्री पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलेगा इस बैच पर। 25 दिसंबर से महा ऑफर भी चालू है, एक बार जुड़िए तब तो समझ में आएगा आपको। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां कह रहा है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, मेगा एकदम फेमस है ये सब। टॉलमी, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक क्लाडियस टॉलमी हैं, इनका पूरा नाम है क्लाडियस टॉलमी। अज्ञात लेखक, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियंस, ये एक किताब है
जिसमें समुद्री मार्ग के द्वारा पूरा जितना भी व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी है, लेकिन उसके लेखक अभी अज्ञात है, पता ही नहीं चला कि उसकी रचना किसने की। अब क्या पता चला? प्लिनी। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इसकी ज्योग्राफिका की खोज किसने की? प्लिनी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ये सब इसी की खोज है। यानी 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 1 का 2, गड़बड़ तो नहीं हो गया? मेगास्थनी, गड़बड़ 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 गड़बड़, एक नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। सवाल तो मैंने बिल्कुल सही बताया भाई। अच्छा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ये जो क्लाडियस टॉलमी वाला गड़बड़ हुआ जी। हाँ देखिए, मेरे से गलती हो गया। देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका की खोज की। ठीक है, ये अज्ञात लेखक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, और 2 नंबर का जो आंसर होगा ये प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, वही मैं आपको बोल भी रहा हूं कि नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है, और मैंने टिक बाय मिस्टेक कौन सा लगा दिया? ज्योग्राफी है। क्लाडियस टॉलमी जो है वो ज्योग्राफिका के लेखक थे। हाँ ये बिल्कुल सही है। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, बिल्कुल सही। ये सही आंसर है। कोई नहीं, इंसान है भाई, मिस्टेक होता है। मतलब हम बोल सही रहे थे लेकिन हमने टिक गलत लगा दिया। हमने बोला सारा का सारा सही लेकिन गलत टिक लगा दिया। एक बार फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा इस क्लास के बाद कि कैसा लगा आपको, क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है भाई? वेद है। वेद क्या है? वेद। 22 का सी। पढ़े आगे? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय संगीत का जनक, देखिए सामवेद संगीत का जनक। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। तंत्र मंत्र जदू ये सब तंत्र मंत्र टोना ये सब अथर्ववेद। यजुर्वेद में कहा गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। और तंत्र मंत्र जादू टोना यज्ञ हवन ये सब अथर्ववेद। अथर्ववेद को बाद वाला वेद भी त्रयी कहा जाता है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के संग्रह को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद बाद में आता है, तो त्रयी में 3 वेद होते हैं, एक ऋग्वेद, एक सामवेद और एक यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में आता है क्योंकि ये सबसे बाद वाला वेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के संग्रह को त्रयी कहा जाता है। ये अंतिम में आता है इसलिए ये त्रयी में नहीं आएगा। त्रयी में 3 ही वेद आते हैं और वेदों की कुल संख्या 4 है। ठीक है, चलो तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद, एकदम नृत्य कला संगीत सब सामवेद में आएगा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न क्या है भाई? देखिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक है भाई चाणक्य साहब। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। ठीक है, कथा सरित सागर, वृत्त कथा मंजरी। देखिए यही 2 क्वेश्चन में गड़बड़ है। कथा सरित सागर क्या होगा? कथा सरित सागर जो है इसके लेखक है सोमदेव, और वृहत कथा मंजरी जो है वो श्रमेंद्र। श्रमेंद्र। ठीक है, तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला। राज्यभिषेक के नियम जो है वो एतेई ब्राह्मण में, जो राज्यभिषेक, राजा का जो राज्यभिषेक होता था उसके नियम किस किस चीज में वर्णन है? तो एतेई ब्राह्मण में। एतेई ब्राह्मण। ठीक है, हाँ एतेई ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, कौशितकी। लेकिन आंसर क्या होगा? एतेई ब्राह्मण में। 25 का आंसर ये होगा, एतेई ब्राह्मण। आगे बढ़े, चलिए सवाल है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित मतलब आधा सुधा लिखा हुआ अभिलेखों में से किस में प्राप्त है? तो देखिए मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है, कहीं अशोक का अशोक प्रिय कहा गया है, नेतुर में भी कहा गया है। तो हम सीधे सीधे आंसर, क्योंकि अधोलिखित मतलब आधा सुधा, पूर्ण रूप से कहीं नहीं कहा गया कि ये अशोक है। ठीक है, हाँ यवन प्रिय कभी नहीं, यवन प्रिय तो काली मिर्च को, चलिए सॉरी। हाँ मतलब ये प्रियदर्शिका ये सब नाम वगैरह वगैरह, अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की गुर्जरा नेतुर। इसमें जब आप हमारे एंशिएंट हिस्ट्री वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको यहाँ पर पूरा क्लियर समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कौन सा? बताइएगा। बोगास कोई, बड़ा बेहतरीन सवाल है। 14वीं सदी में ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, बोगास कोई में इसका वर्णन प्राप्त है। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का वर्णन भगवती सूत्र, महावीर जैन धर्म भगवती सूत्र, बड़ा बेहतरीन सवाल है। कौन आंसर होगा भाई? भगवती सूत्र। आगे बढ़े, चलिए। अरे क्वेश्चन को इधर रहना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आगे बात करें, अगले प्रश्न की बात करें। सूची और एक सूची दो को सुमेल करें। रुद्रदामन, देखिए अभी एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, अभी तो हम टिक लगाए थे थोड़ा देर पहले, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, यानी 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4। हमको लग रहा है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 का 2, 2 का 4 और किसी में भी नहीं है। बाकी 3 का 3 स्कंदगुप्त द्वारा भीतरी अभिलेख को स्कंदगुप्त ने लिखा, और 1 का 2, 2 का 4 हाँ विजय सेन के द्वारा देवपाड़ा अभिलेख लिखा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विजय सेन के द्वारा देवपाड़ा अभिलेख लिखा गया, विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। कौनो दिक्कत कौनो परेशानी, 33 क्वेश्चन हम पहुंचने वाले हैं। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति, देखिए जब ऋग वैदिक काल की साम्राज्य की बात करें तो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो याद रखिएगा कि वहां जो है गायों की चोरी होती थी, और कहा जाता था कि जिसके पास जितना गाय है वो उतना धनी व्यक्ति कहा जाता था। मान लीजिए अगर आपके पास 500 गाय है और आप किसी के पास 200 गाय है तो आप उससे राजा हो गए। ठीक है, आपका चलेगा ज्यादा, उसका चलेगा कम। अभी क्या है? अभी नौकरी है। इससे पहले क्या था? 20 साल 10 साल पहले खेत था, जिसके पास जितना खेत है वो उतना धनी व्यक्ति। अब खेत उत का कोई वैल्यू नहीं, 500 बीघा भी जमीन रहेगा कोई नहीं पूछेगा। नौकरी है ग्रुप डी में, कलुआ भी रहोगे तुरंत भी 10 गो नौकरी, 10 गो बरदुहारी आएगा एकदम। 10 लाख 12 लाख 13 लाख ने, इससे नहीं करेंगे इसको छाटेंगे, इसके नहीं करेंगे उसको छाटेंगे। समझ रहे? अपने नहीं देखो कि हम करखोट है, एकदम कलुआ है एकदम। समझ रहे? मतलब कलुआ भी रहोगे ना, यकीन करो, बिलीव नहीं करोगे। मतलब अगर तुम सुंदर भी हो ना, अभी के जमाने में 2026-25 की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप सुंदर भी हैं और बेरोजगार हैं, कोई इज्जत नहीं, कुत्ता नहीं पूछेगा लोग। ठीक है, मतलब बिलीव नहीं करोगे। मतलब रिश्ता आके कहेगा ना ठीक है, खाली मुँहा लेकर क्या करेंगे, नौकरी है ये नहीं है। एक वो कलुआ खाली रहे, उसको खाली ग्रुप डी में रहे या नौकरी टीचरे वाला कुछ छो रहे, चपरासियों रहे, हाँ नौकरी है एकदम, बोली लगेगा भाई। वो कहेगा हम 10 देंगे, तो 10, वो 12 दे रहा है तो 12, तो हम 13 देंगे। कलुआ, ठीक है, ऐसा कलुआ रहेगा। ठीक है, कि लाइट बॉल भी जला दोगे ना तो बाराती में दिखेगा नहीं एक टोपी के अंदर है क्या करोगे आजकल डिजिटल। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सवाल है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? ठीक है, महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र, मालती माधव, गलत थोड़ा लग रहा है मुझे। असभूमि लिखा है भाई। अरे रोज का यही काम है, बताओ क्या गधा टाइप है। हम देख कर ही समझ गए कि गलत है, असभूति नाम है। ठीक है, रत्नावली बाणभट्ट और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। तो देखिएगा इसमें से जो गलत है वो रत्नावली वाला गलत है बाबू। ठीक है, कह रहे कौन सा सुमेल सही नहीं है? रत्नावली के लेखक बाणभट्ट नहीं है, बात खत्म। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी इतना डीपली इसमें नहीं जाने की जरूरत है। बाकी महाविभाष शास्त्र वसुमित्र की रचना है, मालती माधव अष्टभूति बिल्कुल सही है, और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है, लेकिन रत्नावली के लेखक बाणभट्ट नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? किस स्तूप में बताइएगा? तो भाई अमरावती स्तूप जब आप जाइएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलेगी। ठीक है, तो ये 33 सवाल। ठीक है, उम्मीद है कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास रहा होगा। वीडियो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिएगा। और ये नया चैनल है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर हमारी टीम और हम आपको बहुत अच्छे ढंग से काम करके दें, अच्छे आपको पूरी हिस्ट्री और पूरी पॉलिटी हम पढ़ाएंगे। बाकी क्योंकि ये दोनों मेरा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसके बाद हमारी पूरी टीम रहेगी जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट करके देगी।
और मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा भी दिया है, मिडाइवल हम पढ़ा रहे हैं, जिसको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी लेक्चर उपलब्ध है। आप एक बार ध्यान से समय निकाल कर एक बार पढ़िए, फिर कहिएगा क्वालिटी, ठीक है। बहुत जल्द इसके ऊपर दूसरा क्लास आने वाला है, इसके ऊपर हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, और नीचे कमेंट बहुत सारा होना चाहिए, कैसा है फीडबैक जरूर आप दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए।